कृषि संबंधित ये जो 3 बिल पारित किए गए थे राज्यसभा लोकसभा में, वो ऐसे विधेयक हैं जिसके माध्यम से एक बहुत घातक प्रहार देश के किसानों पर इस केंद्र की सरकार ने किया है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया, हम सब ने देखा जो प्रक्रिया राज्यसभा में फॉलो करी गई, उससे साफ दिखाई देता है कि केंद्र की सरकार के पास बहुमत नहीं था। जब राज्यसभा में वोटों का विभाजन मांगा गया, तब डिप्टी चेयरपर्सन ने उसको अनसुनी कर एक तरह से जबरदस्ती से वो बिल पारित करवाए। उस पर समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और बाकी अन्य दलों ने जब ये मांग करी कि पहले तो इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, उस मांग को रिजेक्ट किया गया और उसके पश्चात इस बिल को जबरदस्ती किसानों का अहित साधते हुए जानबूझकर कोरोना की महामारी में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस वक्त कृषक और किसान संबंधित सभी लोगों को बहुत हानि इस बिल से पहुंच रही है, ये जानते हुए भी जानबूझ के पारित किया गया। आपको याद होगा 2014 में इसी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने के लिए संशोधन लेकर आए थे, 5-6 बार लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद उसको वापस ले लिया गया। अब एक तरफ तो भाजपा सरकार ने केंद्र में कहा कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे, आमदनी दुगनी करने की बजाय आज जो लघु किसान है, 86% किसान ऐसा है जो 2-2.5 एकड़ में खेती करता है। उन लोगों को ये बात सच है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि एपीएमसी के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था पैदा करें जहां गांव पंचायत के पास मंडियों का निर्माण करें। इसी सरकार ने 2020 मई में ये कहा कि देश भर में लगभग 7,000 मंडियां हैं। इन 7,000 मंडियों को ई-नाम प्रोजेक्ट से हम इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ेंगे ताकि एक प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश में अपना फसल बेच सकता है। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान का छोटा किसान जो 2 एकड़ में खेती कर रहा है, वो कैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, कैसे माल को लेकर जाएगा। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके साथ जब नेगोशिएशन करना होगा तो एक तरफ तो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और एक तरफ 2.5 एकड़ का किसान है, और एमएसपी का मेंशन नहीं किया। सवाल यह है कि एमएसपी से ज़्यादा अगर आपको दाम दिलवाने हैं तो हमें कोई अब आपत्ति नहीं है, आप इतना कह दीजिए संशोधन कर कि किसान की फसल खरीदने के लिए जो व्यक्ति सामने आएगा उसको कम से कम एमएसपी देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन विधेयकों का जो विरोध आज हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज लगभग देश की प्रत्येक राजधानी में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे हैं, और आज भी आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने एक ज्ञापन गवर्नर साहब को दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है कि सभी किसानों को साथ लेकर, विपक्ष के सभी घटक दलों को साथ लेकर इस कानून का हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसान और देश की जो कृषक जो इकोसिस्टम है उसको नष्ट करने पे ये कानून बनाया गया है। और इस कानून की मांग किसने करी थी? भैया, तो किसान बोलते हमको ये मांग है तो उसकी मांग को पूरी करते। अब केंद्र की सरकार के जो घटक दल थे, सबसे पुराना जो एनडीए का एक घटक दल था अकाली दल, जब अकाली दल के कैबिनेट मंत्री को आप समझा नहीं पाए, आप किसानों को क्या समझाएंगे? तो इस बिल और कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है। खुद भाजपा के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस ने आज पूरे देश में किसानों के साथ खड़े होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। अब इसको हम आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार ने एक चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आमदनी दुगनी करने का बहाना और जुमला दिखाकर एक बार फिर किसानों के साथ अनदेखी करी है। और जिसना सिर्फ किसान नहीं, जो मंडी में काम करने वाले लेबर है, मंडी का जो उद्योग चलाने वाले छोटे उद्योगपति हैं, या जो आड़ती हैं, या जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और ये कहना हमारी पार्टी मानती है कि कृषि जो सेक्टर है उसमें निवेश हो, साइंटिफिक इनपुट आए, लोग पैसा डालें और किसानों को बेहतर दाम मिले। लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर एक नई व्यवस्था चालू कर दें जहां चंद उद्योगपति अल्टीमेटली इसको पूरा मोनोपोलाइज कर लेंगे, तो भारी विरोध इसका पूरे देश में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अंतिम दम तक
कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी और किसानों के न्याय के लिए हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मुझे खुशी है कि जो उदयपुर संभाग में हिंसक घटनाएं हो रही थीं उस पर विराम लगा है और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसएलपी को लेकर। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपील पहले भी करी, आज भी कर रहा हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपनी मांग को मनवाना चाहता है वो कृपया करके आके संवाद करे और डिस्कशंस के माध्यम से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हिंसा कर संपत्ति को नष्ट कर कानून को अपने हाथ में लेकर अगर कोई कार्रवाई होती है उसको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब खासकर उस क्षेत्र के नौजवानों से मेरा आग्रह है कि जो भी इनकी आपत्तियां हैं, चाहे भर्ती को लेकर है या बाकी मुद्दों को लेकर है, उन सब का समाधान निकल सकता है। कानून के दायरे में रहते हुए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी न किसी प्रकार इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। 6 तारीख से ट्राइबल यूथ वहाँ पे आंदोलन कर रहा था महापड़ा। सरकार ने आपसे सरकार दोषी नहीं है वायलेंस के लिए कि उन्होंने डिले किया? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। मैं समझता हूँ चर्चा हो रही थी पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे तत्व होंगे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने भी हम सब ने एक अपील करी थी कि संवाद हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो और जो भी मांगे हैं उनको न्यायपूर्ण तरीके से हम लोग उसका समाधान निकाल सकें। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये ऐसा आंदोलन नहीं था जिसका कभी किसी ने सोचा होगा कि ये हिंसक हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें होंगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, खासकर नौजवान, हिंसा में विश्वास रखते हैं। वो सब लोग अपना भविष्य चाहते हैं और स्वाभाविक है, अपने भविष्य की चिंता करना हर नौजवान का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार भी है। लेकिन राजस्थान का नौजवान हिंसा में विश्वास नहीं रखता और हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे करीबी है और हमेशा रहेंगे। और कहीं अगर किसी ने गलतफहमी फैलाई है या हिंसा भड़काने का काम किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। अनिल साहब, इस हिंसा को लेकर इस तरह का इनपुट सामने आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं सियासत की फैलाई आग है। जब पॉलिटिकल क्राइसिस कांग्रेस में चल रहा था तो पीसीपी के 2 विधायकों को जो आश्वासन दिया था उसमें ये मांग भी थी कि आपके जो पद है उनको भर दिया जाए और भी तमाम मांगों का आश्वासन दिया था, नहीं पूरी हुई तो देखिए, आप लोग अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत सारी थ्योरी फ्लोट करी जाती हैं, बहुत सी चर्चा की जाती है। हकीकत यह है कि सरकार को कोर्ट और कानून को ध्यान में रखते कार्रवाई करनी है और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा कोई वादा कर सकती है जो कानून के दायरे के बाहर हो। लेकिन अगर संशोधन करना है, कहीं पर कोई सुधार करना है या कहीं दोबारा अपील करना है, वो सब काम सरकार करने को मैं समझता हूँ तैयार है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए इस प्रकार की असमंजस फैलाने की कोशिश की गई। इसी का परिणाम है कि हिंसा हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़कों को जाम किया गया, संपत्ति को नष्ट किया गया, लेकिन सबको समझाकर आगे शांति से, प्यार से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये क्या आपकी सरकार को लागू करेगी राजस्थान सरकार, या आप इनसे कहेंगे कि मत करिए? जब हम कानून का विरोध कर रहे हैं तो हम लागू करने में कैसे उसमें पार्टी हो सकते हैं? क्योंकि देखो, कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है। किसी राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने बात नहीं करी, मनमानी तरीके से एक तरफा ऑर्डिनेंस लेकर आए और ऑर्डिनेंस लाते हैं इमरजेंसी में। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप पार्लियामेंट में लाते, डिस्कशन होता, राज्य सरकार से बात करते, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करते। और जो किसान संगठन हैं, आज लगभग 250 किसान संगठन पूरे देश में एक साथ आ गए हैं, जिनके वैचारिक मतभेद भी थे, वो भी किसान की मदद करने के लिए सामने आए हैं। सरकार को चाहिए था, सरकार की कमी है केंद्र सरकार की कि वो संवाद में, विचार में, बात करने में, वार्ता करने में विश्वास ही नहीं करते। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट्स लिए जाते, किसान संगठनों से चर्चा की जाती और फिर बिल का निर्माण होता, फिर संसद में चर्चा होती, कुछ संशोधन होते। फिर एक परिपक्व लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि संवाद, डिस्कशन, चर्चा हो, कुछ विपक्ष बोले, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलें और फिर एक बेहतर तैयार होता। हम सब चाहते हैं, आप देखिए
कृषि में निवेश घटा है। 6 साल से कृषि में निवेश जो पहले होता था वो घट गया है। जो एमएसपी में वृद्धि करी है वो भी जुमला दिया है, आज तक की सबसे कम वृद्धि करी है, मात्र कुछ प्रतिशत वृद्धि करी है। तो अगर आप किसान का भला चाहते हैं उससे बात तो करो, उससे पूछो तो उसको चाहिए क्या। उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको एमएसपी में बढ़ोतरी चाहिए, एमएसपी पे खरीद हो, कांटे गांव गांव में लगें। ये सरकार को करना चाहिए था, बजाय इसके कि पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कल कोई बड़ा घराना फसल लेता है और पेमेंट नहीं करता तो वो बेचारा गरीब किसान कहाँ एसडीएम के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, किसी और प्रदेश के अंदर। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन तक कहाँ वो अपना अनाज रखेगा और 30 दिन में पेमेंट क्लियर करनी है। 30 दिन तक किसी पराये प्रदेश में बैठकर छोटा किसान वहाँ संघर्ष कर सकता है कलेक्टर के सामने। जो प्रैक्टिकल व्यवस्थाएं हैं उसको अनदेखा किया गया है। न जाने किस दबाव में इस कानून को लागू किया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि कोरोना काल में हमारा अन्नदाता जो आज भी मेहनत कर रहा है उसकी मदद के लिए सामने आते, खाद, बीज, बिजली इसकी व्यवस्था बेहतर करते, राज्य सरकारों को और पैसा देते ताकि किसान ऊपर उठ सके। लेकिन एक तरह से मनमानी करी गई है। रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ एक शक्तियों को खुश करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर विरोध हो रहा है, एनडीए के घटक दल विरोध कर रहे हैं, अकाली दल ने इस्तीफा दिया मंत्री महोदया ने और फिर एनडीए को छोड़ दिया। तो ये मामूली घटना नहीं है। लेकिन ये अड़ियलपना जो है, जो जिद है, इसको तो जनता ही इसको झुकाएगी और इसमें हम लोग संशोधन करवाएंगे। न्याय के दायरे में रहकर, व्यवस्था और संविधान के दायरे में रहकर हर व्यक्ति मांग को रख सकता है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति जो हिंसा का रास्ता जाने की कोशिश कर रहा है वो प्रदेश का हित नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, ग्रुप, संगठन, पार्टी, नेता अगर हिंसा की बात करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो न सिर्फ अपना हित कर रहा है, समाज का भी कर रहा है, प्रदेश का भी कर रहा है। जो बात चर्चा करनी है संवाद से हमेशा होती हैं, होती रहेंगी। और अंत में हर स्थिति का हमने देखा है, अनुभव देखा है मैंने 20 सालों में। कोई भी आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, अंततः वार्ता से ही सुलझता है। और मैं समझता हूँ यही डूंगर प्रवासड़ा में हुआ है। लेकिन मैंने कहा कुछ ताकतें हो सकती हैं जो लोगों को भटकाने का काम कर रही हैं। सर, आपने जो इशू उठाए थे कमेटी में समाधान की दिशा में बढ़ रही है। कमेटी की मीटिंग्स कुछ हो चुकी हैं और मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी देश में नहीं थे, 2-3 दिन पहले वापस दिल्ली आ गए हैं। अब दोबारा मीटिंग्स होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं संपर्क में हूँ, कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मेरी बात हुई थी और मुझे लगता है समय रहते ही जो जो हम लोगों ने अपने बिंदु रखे हैं उन पर उचित और संतोषजनक कार्रवाई होगी। क्या करें भाई, मैं हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने कहा है कैंपेन करने के लिए, वो त्रिपुरा हो, पौंडीचेरी हो, गुजरात हो, जहाँ मुझे पार्टी कहती है मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, प्रचार करता हूँ। और जहाँ भी मुझे बोलेंगे मैं जाऊँगा, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। वहाँ आपके होर्डिंग लगे सर कि आपके साथ अन्याय हुआ? मैंने नहीं देखे होर्डिंग। आप हमेशा लगातार बात करते रहे कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत के दम पर सरकार सत्ता में आई है। 2 साल हो गए, एक भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अब क्योंकि संगठन भी नहीं है तो वो कार्यकर्ता इतना बिगड़ लाए। बहुत खराब। ऐसा नहीं, संगठन नहीं है, कमेटियां भंग करी गई थी, नए नियुक्तियां होनी हैं। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले आप नियुक्तियां कर देंगे। लेकिन जो निवर्तमान लोग हैं वो सब काम तो कर ही रहे हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता तो मौजूद हैं। नई नियुक्तियां समय रहते हो जाएंगी। जहाँ तक आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सरकार में आई है, इसमें कोई असत्य नहीं है। इस बात को सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर मैंने अपनी बात भी रखी है हर जगह कि भाई जो लोग मेहनतकश हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सेवा भाव से काम किया है प्रदेश के पार्टी के प्रति, उनको उनका सम्मानजनक उनको स्थान मिलना चाहिए। गवर्नेंस में स्टेट गवर्नमेंट हो या संगठन हो, एक मान सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उनका मनोबल बना रहे। ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ।